आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला संसदीय चुनाव क्षेत्र के तहत सुन्नी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मोदी पर जमकर निशाना साधा। वीरभद्र ने कहा कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है और ना वो प्रधानमंत्री पद के लायक है। उन्होंने कहा कि मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी अपना नैतिक दायित्व निभाने में पूरी तरह से असफल रहे थे। शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल ब्राक्टा के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गोधरा दंगों का जिक्र करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि दंगों में जिन लोगों को निशाना बनाया गया वह मोदी को पीएम बनता नहीं देख सकते थे। वीरभद्र ने कहा कि दंगों के दाग मोदी आज तक धो नहीं पाए हैं, जिस वजह से गुजरात में उनकी छवि अच्छी नहीं है। और मोदी साहब का रिकॉर्ड गुजरात में अच्छा नहीं रहा है। आप जानते हैं गोधरा कांड के बाद जितना नरसंहार अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, 48 घंटे तक खून खराब होता रहा। सारी सड़कों के ऊपर जो है रैकिंग होती गई, दंगे होते रहे, कत्लेआम होता गया। ना पुलिस आई ना कोई और फोर्स आई। 48 घंटे के बाद पुलिस आई मौके पर तो उनको क्या मिला? हजारों लोगों की लाशें। तो जिस कौम के लोग मारे गए वो उन पर क्यों विश्वास करें? उन पर कैसे उनका विश्वास होगा? और कैसे वो, चाहे वो आज वो कितना भी पश्चाताप क्यों न करें, आज चाहे वो कितने भी हमदर्दी के आंसू क्यों न बहाएं, आज वो चाहे उनको कितने भी सुनहरी करके तस्वीर बताएं, विश्वास तब पैदा होता है अगर काम से विश्वास पैदा होता है। वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का नाम एक हवा खड़ा किया जा रहा है, मानो देश के सारे मर्जों की दवा उन्हीं के पास है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि जिस गुजरात मॉडल की बात कर रही भाजपा हवा बनाने की कोशिश कर रही है, उसी गुजरात में कई लोग बेरोजगार हैं। और बाकी आज मोदी जी को ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसा कि वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, कलयुग के बाद जो है कल के भगवान आएंगे, जैसे कल के भगवान का ही अवतार आ गया है। इस किस्म की बात उनके बारे में की जा रही है। उनका ये कहना कि गुजरात जो है वो सारे देश के लिए एक नमूना बन जाए कि हमने हिंदुस्तान में जो है वो गुजरात का मॉडल जो है हमें हिंदुस्तान में लागू करना है। वो किस आधार पर? क्या गुजरात देश का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता, सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है और बाकी सब राज्य पीछे हैं? तब तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विकसित है, वहाँ का नमूना हमने और जगह भी लागू करना है। ऐसी बात नहीं है। आज गुजरात से ज़्यादा विकसित राज्य कई हैं देश के अंदर, मगर आज जनजीवन आम आदमी जो है वहाँ का गरीब है। आधा गुजरात जिसको सौराष्ट्र कहते हैं, तो वहाँ पीने का पानी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर रहन सहन बहुत तकलीफ में है। सेमी डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर वहाँ का विकास नहीं हो पाया है। तो ये कहना है कि गुजरात का मॉडल हम सारे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, ये कुछ बात नहीं है। आप जानते हैं हर साल हर राज्य का अलग अलग क्षेत्रों में मूल्यांकन होता है, किस राज्य ने किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। प्रदेश में राजनीतिक विषाद लगातार गर्म होती जा रही है। यही वजह है कि वीरभद्र अपनी जनसभाओं में मोदी लहर पर वार करना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज।
सुजानपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की अनीता राणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अनीता राणा के नामांकन के दौरान उनके पति राजेंद्र राणा, प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुजानपुर सीट पर अनीता राणा का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर से है। नामांकन भरने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अनीता राणा ने कहा कि वो राजनीति में केवल जनता की सेवा के लिए आई हैं। उन्होंने जीत के बाद सुजानपुर में सारे विकास के काम करने का भी वादा किया। नाहन में 21 अप्रैल को होने वाली मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रैली को देखते हुए जिला सिरमौर की भाजपा ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में भाजपा ने नाहन में अपना जनसंपर्क अभियान बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्थानीय विधायक राजीव बिंदल अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के लिए वोट मांगते नजर आए। अपने चुनाव प्रचार में बिंदल प्रदेश और केंद्र की यूपी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मसले यूपीए और कांग्रेस की देन है। 20 अप्रैल से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सिरमौर दौरे से ठीक पहले नाहन में भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा की नाहन में कोशिश होगी कि यहां 21 अप्रैल को होने वाली वीरभद्र की रैली फ्लॉप रहे। इसीलिए चुनाव प्रचार में तेजी दिखाते हुए स्थानीय विधायक राजीव बिंदल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भाजपा के लिए वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। नाहन शहर में मतदाताओं की भारी संख्या है, लिहाजा शहरी वोट चुनाव काफी मायने रखता है। यही वजह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के वार्ड नंबर 2 से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पूरे देश भर में जो महंगाई का तांडव है, निरंतर पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो महंगाई बढ़ा करके हर आदमी को नुकसान पहुंचाया है, वो आज चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरी जनता देख रही है कि देश में परिवर्तन होगा, श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं भाजपा नेता राजीव बिंदल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र की यूपीए सरकार को लपेटे में लिया है। बिंदल ने महंगाई समेत दूसरे घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही केंद्र सरकार पर हिमाचल की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। इसी प्रकार से भारी भरकम भ्रष्टाचार जो यूपीए सरकार ने किया, उसको लेकर के जनता में भारी आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पिछले 1.5 साल में जिस तरह से राशन के डिपुओं में से राशन को गायब किया है, राशन के दामों में बढ़ोतरी की है, दाल के दाम बढ़ाए हैं, चीनी के दाम बढ़ाए हैं, राशन का कोटा कम किया है। उसके कारण हिमाचल की जनता वर्तमान हिमाचल की सरकार के प्रति क्षुब्ध है। हिमाचल प्रदेश के अधिकार की उपेक्षा हुई है। हमारा बेरोजगार आज ठगा सा महसूस करता है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेज 23 के ऊपर कहा था, हम हर बेरोजगार को 1000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 1.5 साल से वो बेरोजगार पूरी तरह बदला लेने के मूड में बैठा हुआ है। बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। इसके साथ उन्होंने राशन में भारी कटौती और रोजगार भत्ते को लेकर प्रदेश सरकार की खिंचाई भी की है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनावों में पार्टी के साथ भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू करने का ऐलान किया है। अशोक तंवर ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर 30 अप्रैल तक उनसे लोकसभा चुनावों की रिपोर्ट तलब की है। पत्र में पूछा गया है कि चुनावों के दौरान कौन से नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया है और कौन से नेताओं ने पार्टी के हित में काम किया है। यही कोशिश है कि पार्टी की स्थिति क्या है, किसने अच्छा काम किया, किसने गड़बड़ी करी, और इसके साथ साथ संगठन की हमारी स्थिति क्या है, ब्लॉक से लेकर के जिला, और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हर स्तर का बूथ कमेटियों की क्या स्थिति है। अभी चुनाव हमारे संपन्न हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि लोकसभा के हिसाब से सब सारी चीज़ें संगठन दुरुस्त होना चाहिए। अगर कहीं गैप्स हैं तो उसको भी दूर करके आने वाले समय में विधानसभा की पूरी हमारी तैयारी हो। अशोक तंवर ने माना कि लोकसभा चुनावों में पूरे प्रदेश में पार्टी के ही कुछ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया है और ऐसा उनके साथ भी हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की अब पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन पार्टी के लिए मेहनत करने वाले नेताओं को संगठन में तरजीह दी जाएगी।
संगठन में भी तरजीह दी जाएगी और अगर कोई चुनाव लड़ने के उपयुक्त हमारे कैंडिडेट निकल कर के आएंगे जिन्होंने अच्छा काम किया, जो सर्वमान्य होंगे और सबको साथ लेकर के चल सकते होंगे, जनता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, जनता का दिल जीतने का काम किया है, तो उनको भी मैं समझता हूं कि आगे हर तरीके की मदद पार्टी की तरफ से और सरकार भी हमारी है, सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी। जो इनएक्टिव हैं या जिसने संगठन के खिलाफ काम किया है उनका मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से भी संगठन में कोई स्थान होना चाहिए। आपने कहा ऑपरेशन क्लीन, तो क्लीनलीनेस तो वैसे भी जरूरी है। अशोक तंवर ने कहा कि पार्टी ने फिलहाल 19 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। इनमें कुछ नेताओं ने तो खुद ही पार्टी को अलविदा कह दिया है, जबकि कुछ को पार्टी ने निकाल दिया है। निकाले गए 19 नेताओं में पार्टी के 10 ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल हैं। इनमें से 5 को पार्टी ने निकाला है, जबकि 5 खुद ही पार्टी को छोड़ गए। तावड़ू से महेंद्र कुमार, रतिया ग्रामीण से लेखराज लाली, कालावाली से दर्शन कुमार इंदौरा, खोल से दयानंद यादव और बवाल से ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह महलावत को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि नारनौंद से राम अवतार ढांडा, ऐलानाबाद से निरंजन कुमार तलवारिया, अटेली नांगल से कृष्णलाल यादव और पुंडरी के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद का इस्तीफा पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। जो भी निकल करके आई हैं उसकी हम पूरी समीक्षा करवाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो मैं समझता हूं कि जिसको हम कहते हैं ब्लैक शिप, तो वो तो सब जगह होती हैं, वो उससे कोई ना सिरसा छूता है, ना उससे हमारा प्रदेश का कोई एक दो लोग तो अपने निजी स्वार्थों के कारण कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ भी 1-2 लोगों ने गड़बड़ करी है, रिजाइन भेज दिया उसने, उसका रिजाइन हमने मान लिया है। तो चाहे वो कोई भी XYZ हो, पूरे प्रदेश में जिन लोगों ने रिजाइन भेज दिया उनका हमने रिजाइन स्वीकार कर लिया सबका। इसके अलावा पार्टी के 9 बड़े नेताओं ने पार्टी से पहले ही अलविदा कह दिया था। इनमें से गोहाना से सुरजीत तनेजा, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, खरखौदा से कृष्ण गहलोत, अंबाला से विनोद शर्मा, कैथल से तेजवीर सिंह, उधान से सुशील इंदौरा, पटौदी से भूपिंदर चौधरी, सिरसा से गोविंद कांडा और सोहाना के विधायक धर्मवीर शामिल हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि जिन नेताओं ने लोकसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ काम किया है उनकी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। तंवर ने साफ किया कि काम करने वाले नेताओं को विधानसभा चुनावों में टिकट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों से पहले कई कांग्रेसी दिग्गज नेता पार्टी छोड़ बीजेपी और अदर पार्टी में शामिल हुए थे। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। तंवर किस किस का पत्ता काटेंगे, देखने लायक होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल द्वारा हरियाणा में इनेलो के पक्ष में प्रचार किए जाने और हजका के खिलाफ प्रचार करने पर शुरू हुआ बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजका नेता धर्मवीर यादव ने बादल को एनडीए का गद्दार कहकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। शुक्रवार को आए यादव के बयान पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री कंवरपाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यमुनानगर में उन्होंने हजका नेताओं के गद्दार शब्द का प्रयोग न करने की हिदायत देते हुए कहा कि मामले की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। यहाँ पर प्रचार किया, ये तो मैं भी मानता हूँ कि उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो पंजाब में है उनके साथ, और वो ये बात कहते हैं कि हमारा पंजाब में गठबंधन है, हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा में हमारा लोकदल के साथ है। तो कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं। वैसे हालांकि वो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रकाश सिंह बादल जी का बहुत सम्मान है, बहुत बहुत सम्मान है। ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं, ऐसी हमारी भी भावनाएं हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया है। इसमें गद्दार जैसी कहने की बात कोई नहीं है, लेकिन गद्दार है, उनके अपने पारिवारिक संबंध हैं, कुछ मजबूरियां उनकी भी रही होंगी मेरे ख्याल से, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हमने अपनी पार्टी को इसके बारे में कहा है कि प्रकाश सिंह बादल जी को हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में प्रचार नहीं करना चाहिए था, ये हमने कहा है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अपने हैदरपुर स्थित आवास पर गिलानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मसले के हल के लिए अपने 2 दूत उनके पास भेजे थे। गिलानी ने दावा किया कि 22 मार्च को 2 कश्मीरी पंडित मोदी के दूत के रूप में उनसे मिलने आए थे और कश्मीर पर समझौते का आश्वासन मांगा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेरे पास भी 22 मार्च को मेरे पास भी
नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 कश्मीरी पंडित भाई आ गए 22 अप्रैल को। तो वो 22 मार्च को तो उन्होंने कहा हमसे, वो कश्मीरी पंडित भाई थे, हमने उनका खैर मकदम किया। हमने उनसे कहा कि आप कश्मीरी पंडित हैं, आपको हक बनता है कि आप कश्मीर के बारे में बात करें, आप कश्मीर के बारे में मशवरे दें, आप कश्मीर के बारे में कहें कि आप क्या हल चाहते हैं मसले कश्मीर का। उनने कहा कि हम उसी नीयत से आ गए। बल्कि एक साहब ने कहा कि मुझे अपने बाप ने वसीयत की है कि आप गिलानी साहब को से मिलें, मेरी तरफ से उनसे कहें कि आप मसले कश्मीर के हल में मदद करें। तो हमने उनसे कहा कि हाँ, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत जो है वो तो मसले कश्मीर का हल तो उसी के हाथों में है, वो अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या है 16 मई को है ना, जो वोटिंग काउंटिंग वगैरह जो होगी, हाँ, वो उस वक्त वो वज़ीर आज़म हिंद बने होंगे। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें, बिलवास्ता बात करें, अगर आप खुद बात नहीं करेंगे। गिलानी ने मोदी को आरएसएस का आदमी बताते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। गिलानी ने कहा कि उन्हें मोदी से कश्मीर मसले पर किसी नरम नीति की उम्मीद नहीं है कि वो आरएसएस का आदमी है। आरएसएस में वो एक उस आइडियोलॉजी का वो अलंबरदार है और उस आइडियोलॉजी पर उसने हलफ लिया है। आरएसएस की वो जो उनकी आइडियोलॉजी है, और फिर वो बीजेपी का एक लीडर है, और उस हैसियत से भी वो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में हकीकत पसंदाना पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस मौके पर गिलानी ने अपना हड़ताली कैलेंडर भी जारी किया। गिलानी ने 21 अप्रैल को कश्मीर बंद का आह्वान किया। साथ ही मतदान वाले दिन 24 अप्रैल को अनंतनाग, 30 अप्रैल को श्रीनगर और 7 मई को बारामूला में बंद का आह्वान किया। 87 से लेकर आज तक मुसलसल इलेक्शन में बैकआउट की अपील करते रहते हैं। अब बैकआउट करना हर कौम का हक होता है। इलेक्शन में बैकआउट जिस तरह इलेक्शन लड़ने वाले उनका एक हक बनता है कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे, बराबर उसी तरह उन लोगों का भी हक बनता है जो इलेक्शन को जुद्दोजहद आज़ादी के मनाफी समझते हैं और जो इलेक्शन के एक्सप्लॉइटेशन को रोकना चाहते हैं और वो बैकआउट करते हैं। हालांकि बीजेपी ने गिलानी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में कश्मीर मसले पर बातचीत के लिए किसी दूत को भेजने का सवाल नहीं उठता। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मौसम में गिलानी के इस खुलासे ने सियासी बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DN नाइट न्यूज। बहरहाल चुनावी हलचल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।